7:30 के चले 12 बज गए। जहाँ भी वो रुके पूछे किधर जाना है, हम इशारा कर दें बड़े चलो, वो बड़बड़ाने लगता। हम इशारा कर देते तसल्ली रखो। भाई भी मेरे से बिगड़ रहा था कि आपने कहाँ फंसा दिया। इतना अरसा कोई जानी पहचानी सूरत नजर न पड़ी। एक जगह ट्राम मुखालिफ सिम से आ रही थी। स्टॉप पर रुकी। हमारे पास एक साइकिल वाला आके रुका। वो पीछे से आ रहा था। कहने लगा एक साहब भागे आ रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम उन गाड़ी को रोको। हमने गाड़ी रुकवा कर पीछे देखा तो एक शख्स सरपट भागा आ रहा है। सोचने लगे कौन फरिश्ता आ रहा है। करीब आया तो मेरा खालाजाद भाई महमूद अहमद फारूकी थे, जो तकसीम के वक्त दिल्ली में सेंट्रल PWD में ओवरसीयर थे। उनके मुतालिक हमने सुना था कि दिल्ली के फसादात में शहीद हो चुके हैं। पूछने लगा कहाँ जा रहे हो। हमने कहा जहाँ ले चलो। उनकी रहाइश मार्टिन रोड क्वार्टर्स में थी। इत्तेफाक से उस वक्त हम मार्टिन रोड के करीब थे। हमने फारूकी साहब से उधार में कुछ पैसे लिए। गाड़ी वाले से 5 रुपए तय हुए थे। 15 रुपए उसे इनाम दे दिया। अगर सिद्दीकी साहब बम्बई ट्रांसफ़र ऑफिस के मुतल्लिका स्टाफ को 25 रुपए रिश्वत दे देते तो इस सारी कोफ से महफूज रहते, लेकिन उन्होंने अपने आप से और अपने रब से एक अहद बांध रखा था, गलत काम नहीं करना। इस पर वो उम्र भर बड़ी शिद्दत से कारबंद रहे। 25 बरस मेरी उनकी दोस्ती रही। मैं उन्हें बड़े करीब से देखता रहा। वो नज़रियाती और अमली एतबार से एक मुस्तहकम इंसान थे। इस किस्म के लोग अपनी दयानतदारी का ढिढोरा तो नहीं पीटते, फिर भी बार बार की मुलाकातों और उन मुलाकातों में कुरेदते रहने के अमल से मैं जिन वाक़यात से आगाह होता रहा वो मेरे लिए तक़वियत का बायस बनते रहे, और वही वाक़यात इस वक्त मेरा मौजू है। पाकिस्तान में मतीन सिद्दीकी साहब की पहली पोस्टिंग डेरा गाजी खान में बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज हुई। 3 माह बाद उन्हें मुल्तान में डिविजनल प्रिवेंटिव ब्रांच का डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुकर्रर कर दिया गया। इस दौरान में भारत में मुकीम अहलिया के साथ उनकी ख़त किताबत जारी रही। तय पाया जो ही बेगम को बम्बई से कराची का टिकट मिल जाएगा वो उन्हें बजरिया तार इतला कर देंगी। सिद्दीकी साहब ने एहतियातन असिस्टेंट कमिश्नर से 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर करा ली। कुछ दिनों बाद बीबी की तरफ से तार मिला, वो फला तारीख को कराची पहुंच रही हैं। उन्होंने रातों रात सफ़र के लिए ज़रूरी इंतज़ामात किए। इस मौके पर शादमानी एक फितरी बात थी। सुबह होते ही वो खुश खुश दफ्तर गए ताकि दफ्तर को अपनी पहले से मंजूर शुदा रुख्सत से आगाह कर सकें। रास्ता भर वो जहन में कराची की हफ्ता भर सैर का प्रोग्राम तरतीब देते रहे। जब उनकी जीवन सिंहार उनके साथ होंगी और वह समंदर किनारे सैर कर रहे होंगे, ये आइडिया उन्हें बहुत मसरूर करता। लेकिन दफ्तर पहुंचते ही उन्हें AC की कोठी पर पहुंचने की हिदायत की गई। AC साहब उनसे बड़े तशवीशनाक लहजे में गोया हुए, हुकूमत को रुपए की अशद ज़रूरत है। बकायाजात की वसूली के लिए ऊपर से हदायत आई है। मुल्तान डिवीज़न में सबसे ज़्यादा बकायाजात सरगोदा सर्कल में हैं। अपने तमाम इंस्पेक्टरों को बजरिया तार सरगोदा पहुंचने की हदायत करें और ख़ुद भी सरगोदा पहुंचें। देहात में फैल जाएं और वाजिबुल वसूल रकूम कौमी ख़जाने में जमा कराने का एहतमाम करें। हुकूमत को रुपए की अशद ज़रूरत है। एक तरफ AC का ये जुमला था, दूसरी तरफ कराची में बीबी की आमद का मंजर उनके जहन पे कूंद गया। बिल्कुल नौबियाता दुल्हन एक अजनबी शहर में आएगी और मैं जब उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ ना होऊंगा तो उस पर क्या गुजरेगी। अगर होऊंगा तो भारतीय मुसलमानों पर टूटने वाली क़यामत के नतीजे में उसके चेहरे पर जो मुर्दनी छाई होगी, मेरी एक मुस्कुराहट से फ़ौरन उसका चेहरा तिमतिमा उठेगा। एक तरफ फ़र्ज़ की अदायगी, दूसरी तरफ बीवी की मोहब्बत। एक तरफ सरगोदा सर्कल के दूर उफ्तादा देहात, दूसरी तरफ सुहाग के जोड़े की चमक दमक। एक तरफ धूल, दूसरी तरफ गाज़ा। एक तरफ नौज़ाइदा मुमलिकत, दूसरी तरफ नौबेहाता दुल्हन। वो तो छुट्टी की रस्मन इतला करने आए थे। वो बीवी का तार AC की मेज़ पर रख देते, उन्हें फ़ौरन छुट्टी मिल जाती। नौज़ाइदा मुमलिकत पाकिस्तान का ख़जाना खाली है, उसे रुपए की अशद ज़रूरत है। उनके लिए इस हकीकत में इतनी काट थी कि उन्हें अपनी जीवन साथी की घबराहट मुतासर कर सकी ना मुस्कुराहट। वो 1 मिनट के लिए भी तज़ब्जुब में नहीं पड़े कि क्या फ़ैसला करें।
اپنے مستقبل کی راہ وہ 25 دسمبر 1941 کو ناگپور کے کستور چند پارک میں متعین کر چکے تھے، جب انہیں حضرت قائد اعظم کے ارشادات سننے اور زیارت کرنے کی سعادت ملی تھی۔ انہوں نے سرگودا روانگی کی تیاری کی اور کراچی میں اپنی اہلیہ کے ایک عزیز کو خط لکھ دیا کہ وہ ان کی بیوی کو ویلکم کریں۔ سرگودا میں انہوں نے ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ پتہ چلا شاہپور تحصیل میں بڑے زمینداروں کے ذمے کثیر رقوم واجب الادا ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل انگریز نے پنجاب میں اپنے پٹھو زمینداروں پر مشتمل یونینسٹ پارٹی تشکیل دی تھی، جو پنجاب پر حکومت کرتی رہی۔ جن لوگوں کے ذمے بقایا جات تھے وہ یونینسٹ نکلے۔ تمباکو پر سینٹرل ایکسائز ٹیکس 1943 سے کسی نے ادا ہی نہیں کیا تھا۔ بڑوں کی دیکھا دیکھی چھوٹے زمینداروں اور مزاروں نے بھی محاصل جمع کرانے میں پہلو تہی کی تھی۔ حالت یہ تھی کہ پنجاب کے آخری یونینسٹ وزیر اعظم ملک خضر حیات ٹوانا نے بھی محاصل جمع نہیں کرائے تھے۔ جس تندہی اور دیانتداری سے انہوں نے اور ان کے انسپیکٹروں نے کام کیا، واجبات تیزی سے وصول ہونے لگے۔